नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा के लेकर कई तरह के भ्रांतियां हैं। सामान्य तौर मोटापा को कुछ लोग अच्छे सेहत का प्रचारक मानते हैं, वहीं जब मोटापा ज़्यादा होता है तो बीमारी का रूप ले लेता है। तो इसके साथ जुड़ी हुई भ्रांतियाँ, इसके कारण क्या निदान है, इस सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सीनियर डॉक्टर सुमित शाह। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं दिल्ली के लीडिंग हॉस्पिटल्स में और स्पेशलिस्ट इन लेप्रोस्कोपी एंड ओबेसिटी सर्जरी में हैं, और अब तक हज़ारों से ऊपर लोगों पर इन्होंने ओबेसिटीज़ को दूर करने के लिए सर्जरी कर चुके हैं। सो मैं समझता हूं कि इनके नॉलेज और एक्सपीरियंस हम लोग को समझने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आपकी ओर से डॉक्टर अमित शाह को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना लेक्चर शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद अमरिंदर जी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा दूरदर्शन का, दूरदर्शन व्यास का, जिन्होंने इस टॉपिक पर हमारे को बोलने के लिए और आपको और ज्ञान बढ़ाने के लिए बुलाया। मोटापा एक बीमारी है कि सिर्फ एक शारीरिक स्थिति है, ये बात तो बहुत समय से चली आ रही है। और कब ये हेल्दी होने से लेकर के कब ये बीमारी में परिवर्तित हो जाता है, इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जैसे कि अमरिंदर जी कह रहे थे कि यहाँ पे सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद अगर कोई थोड़ा मोटा है तो उसकी सेहत अच्छी है, और शायद किसी आम पतले दुबले इंसान के मुकाबले में हमारा समाज ये मानता था कि कोई अगर बहुत ज़रा सेहत वाला है, ज़रा भरा पूरा शरीर है, तो शायद वो ज़्यादा सेहत वाला है। लेकिन ऐसा सच में नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग जैसे जैसे कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे कि शहरीकरण हो रहा है, और जैसे जैसे हमारे खाद्य पदार्थों में बदलाव आ रहे हैं, ये मोटापा अब सिर्फ सेहत के बारे में नहीं बताता, ये हम अपने साथ में बहुत सारी बीमारियां लेकर के आता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, मोटापे के बारे में, इसके कब बीमारी का रूप धारण कर लेता है ये, इसके लिए क्या क्या इलाज संभव है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या इसका कोई गोलियों द्वारा हम पतले हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अंत में क्या इसके लिए कोई और भी इलाज का तरीका है जो कि अत्यधिक मोटे लोगों के लिए, जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले एक सिंपल एक डेफिनेशन से कि भाई मोटापा है क्या। तो जब मोटापा उसको कहते हैं, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन है जिसे कि मैं आपको बताऊंगा। उसका ये कहना है कि एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन बॉडी टू द एक्सटेंट दैट योर हेल्थ एंड वेल बीइंग आर एडवर्सली इफेक्टेड। अगर मैं आपका इसका सीधा साधा हिंदी में रूपांतर करूं तो शरीर में चर्बी का इतना एकत्रित हो जाना कि उससे आपकी सेहत और आपके ठीक ठाक रहने पर अगर नुकसान होने लगे तो उसको मोटापा कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, और किसी के समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही कॉमन सेंस डेफिनेशन है। आज मोटापे का हद ये हो गई है कि ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में मोटापे से सभी देश जूझ रहे हैं, सभी समाज जूझ रहे हैं। इसीलिए ग्लोबल रूप से जब हम इससे जूझ रहे हैं तो हम इसको ग्लोबिसिटी भी बोलते हैं, ग्लोबल ओबेसिटी, तो हम इसको ग्लोबिसिटी भी कहते हैं। और आप लोगों को ये जानकर के शायद आश्चर्य होगा कि अगर हम पूरी दुनिया के अगर हम परिणाम निकालें तो आज दुनिया में मोटापे और मोटापे से होने वाली बीमारियों से जो मरने वालों की संख्या है वो शायद आजकल जो भूख और से मरने वालों की संख्या से ज़्यादा है। और इसका कारण मैं आपको जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। अब जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि अलग अलग देशों में अलग अलग आंकड़े हैं। तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में कितना मोटापा है और किस हद तक हम लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो हमारी पॉपुलेशन का करीब 5%, अगर वो दुनिया के आंकड़ों के हिसाब से लिया जाए तो शायद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है। जब इतनी पॉपुलेशन का 5% भी अगर मोटापे से ग्रसित होगा
तो आप लोग समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर्स, सीधे साधे आंकड़ों में उसका नंबर बहुत ज़्यादा होगा। और हम ये भी सब लोग जानते हैं कि शहरी लोग जो है वो गांव वालों से ज़्यादा मोटे हैं। और अक्सर हमारे यहाँ जिस तरीके का मोटापा है भारत में, और चूंकि महिलाएं अधिकतर घर पे रहती हैं और उनका इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो महिलाओं में मोटापा जो है पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये तो सीधे साधे आंकड़े हैं। अब अगर हम इसका प्रेवलेंस देखें इंडिया में मोटापे का, तो भारत में भी हम इसको उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, दो अलग अलग भारत में अगर देखें तो उत्तरी भारत में मोटापा ज़्यादा है और दक्षिणी भारत में उसके मुकाबले मोटापा कम है। परंतु भारत दक्षिण का हो या उत्तर का हो, दोनों ही में शहरों में जिस हद से मोटापा बढ़ रहा है उतना गांवों में तो अभी तक नहीं पहुंचा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर आगे हम इस पे मैं आपको बताऊंगा कि आंकड़े अगर हम स्टेट वाइज डिवाइड करें, हमारे राज्यों के हिसाब से डिवाइड करें, तो अगर हम मोटापे की प्रिवेलेंस देखें, सबसे ज़्यादा देखें किस राज्य में है, तो पंजाब। तो पंजाब सबसे ऊपर आता है। यहाँ पे आंकड़ों ने बताया है, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सैंपल सर्वे है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। ये बताता है कि पंजाब में पुरुषों में 30% मोटापा है। इसका मतलब 1/3, इसका मतलब कि हर तीसरा पुरुष पंजाब का शायद अपने वेट से कहीं ज़्यादा वे करता है, और महिलाओं में ये 37.5% है। तो 1/3 से भी ज़्यादा। सबसे डूबियस रैंक है, मैं बोलूँगा पंजाब का, कि ये सबसे ज़्यादा मोटापा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे प्रदेश हैं। इनका एक एक का आंकड़ा तो मैं आपको नहीं देना चाहता क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास, लेकिन कुल मिला के जैसे मैंने बोला, उत्तरी भारत में मोटापा जो है वो दक्षिणी भारत के मुकाबले में ज़्यादा है, और अर्बन एरियाज़ में, शहरी एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ के मुकाबले में ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये आता है कि भाई मोटे तो सब हैं, बहुत लोग मोटे हैं, लेकिन किसका इलाज करा जाए। अब अगर मान लीजिए 1/3 पॉपुलेशन ही पंजाब जैसी जगह की शायद मोटापे से ग्रसित है, तो किसको मोटापे का इलाज करा जाए। तो उसके लिए हमने एक बड़ा सिंपल फार्मूला अपनाया जो कि एक बहुत कॉमन सेंस है और हर आदमी को जानता है कि भाई वज़न जो होता है आदमी की ऊंचाई या लंबाई के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई आदमी का वज़न 80 किलो है और उसकी लंबाई लेकिन 6 फुट है, तो वो अपने लंबाई के लिए बिल्कुल ठीक वज़न वाला है। लेकिन यही कोई अगर 5 फुट के पुरुष की वज़न अगर 80 किलो हो गया, तो वो बहुत भारी भरकम हो गया। तो इसका मतलब कोई एक ऐसा एक फार्मूला होना चाहिए जिसमें कि आदमी का वज़न और आदमी की लंबाई, उसको लेकर के एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए। तो एक ऐसा फार्मूला है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो ये BMI बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि आगे के हमारे सारे बातों में ये BMI बार बार आएगा। तो ये एक BMI का फॉर्मूला अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसको वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यानी कि अगर आपका किसी पुरुष का या किसी महिला का वज़न ले, कितने किलो वज़न है ये ऊपर रखें। अगर 80 किलो वज़न है तो 80, और अगर 6 फुट हाइट है तो 180 सेंटीमीटर के बराबर हुई। तो 80 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 1.8, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। तो ये करके हमारे को बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है। कितना कोई भी मनुष्य कितना मोटा है, ये हम इस बॉडी मास इंडेक्स के फॉर्मूले के हिसाब से आगे नापेंगे, क्योंकि यही हमारे को लंबाई और वज़न दोनों को कंसिडरेशन में रखते हुए ये फॉर्मूला अपनाया गया है। अब नॉर्मली अगर हम बोलें तो सब लोगों का वज़न जो है बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18 से 25 के बीच होना चाहिए। अगर आप पूछेंगे मेरा वज़न कितना होना चाहिए, मेरा आइडियल बॉडी वेट क्या है, तो उसका भी फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि आप अपनी हाइट, आप अपनी लंबाई सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें। तो किसी भी दीवार के सहारे खड़े हो जाए जहाँ पे आपका सर का लेवल आता है ऊपर का, वहाँ पे एक निशान लगा लें और निशान को लेकर के ज़मीन तक नाप लें 1 इंच टेप से, देखें कितने सेंटीमीटर में आपकी हाइट कितनी है। यद्यपि आपकी हाइट मान लीजिए 160 सेंटीमीटर है, जिसको कि हम 5 फुट 3 इंच के करीब जो हाइट होती है 160 सेंटीमीटर है, तो आपका वज़न होना चाहिए 160 माइनस 100।
मतलब जितनी भी सेंटीमीटर में हाइट है उससे यद्यपि आप 100 माइनस कर लें तो आपका आइडियल बॉडी वेट निकल आता है। तो 160 माइनस 100 यानी कि आपका वजन होना चाहिए 60 किलो। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है यानी कि 5 फुट के बराबर, तो आपका आइडियल बॉडी वेट है 52 किलो। तो इसी तरीके से कोई भी आदमी अपना आइडियल बॉडी वेट निकाल सकता है। तो ये तो आइडियल बॉडी वेट की बात हो गई। ये आइडियल बॉडी वेट होने के लिए आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 18 से 25 के बीच आता है। अगर आपका 18 से कम है तो आप अंडर वेट हैं, और अगर 25 से ऊपर है तो उसका फिर एक मोटापे का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस हद दर्जे का मोटापा है। तो इसमें अगर यद्यपि आपका 25 से 30 के बीच बॉडी मास इंडेक्स है तो आपको हम लोग बोलते हैं ओवरवेट। तो ओवरवेट का मतलब कि वजन ज्यादा है पर अभी ओबेसिटी की कैटेगरी में नहीं गया है। यद्यपि बॉडी मास इंडेक्स 30 से 35 के बीच है तो इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी ग्रेड 1। अगर ये ओबेसिटी 35 से 40 के बीच में है बॉडी मास इंडेक्स तो इसको बोलते हैं ओबेसिटी ग्रेड 2, और अगर 40 से अधिक है तो इसको बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी यानी कि अत्यधिक मोटापा, और 50 से ऊपर चला गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर मॉर्बिड ओबेसिटी यानी कि बहुत ही अत्यधिक मोटापा, जिसके लिए मतलब जो आपके जीवन को खतरा बन जाए, वो इसके लिए हम उसको 50 से ऊपर मानते हैं। अगर आप देखें तो बहुत लोग कहते हैं कि जी हम डाइटिंग करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। डाइटिंग करके आप अपना वज़न ज़रूर कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप डाइटिंग करते हैं, अपना वज़न 2 किलो गिराते हैं और फिर डाइटिंग छोड़ देते हैं और फिर 4 किलो बढ़ जाता है। फिर आप कोशिश करते हैं 2-4 महीने बाद फिर ज़ोर लगा के फिर 3 किलो कम करते हैं और फिर जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर 5 किलो बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़ना घटना वज़न का है इसको हम लोग बोलते हैं योयो फिनोमेना। योयो फिनोमेना मतलब कि जितना नीचे हमारा योयो जाता है उतना ही ऊपर आ जाता है। तो आप वजन जितना बेस लाइन से जहाँ से घटाना शुरू करते हैं, जितना नीचे जाते हैं उससे ऊपर वापस आ जाता है। एंड आई एम श्योर मेरी इस बात से बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सेस वेट वाले लोग जिन्होंने पहले डाइटिंग की कोशिश करी होगी, वो इस बात से आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने आप को कि हाँ हमने कोशिश करी थी वज़न कम करने की, कुछ कम हुआ, पर लेकिन क्या करें, जैसे ही हमने एफर्ट छोड़ा वो फिर बढ़ गया और पहले से भी हमारा 2 किलो ज़्यादा हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं योयो फिनोमेना। तो जब ये मॉर्बिड ओबेसिटी के हद दर्जे तक मोटापा आ जाता है, जिसके कि हम बोलते हैं कि मॉर्बिड ओबेसिटी जिसमें कि 35 से अधिक है आपका बॉडी मास इंडेक्स और साथ में आपको कोई ना कोई बीमारी है, या फिर 40 से अधिक है और आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो ये मोटापा अपने आप में एक बीमारी की जड़ बन जाता है। अब इस बात को हमारे को समझना ज़रूरी है क्योंकि 100 बीमारियों की एक जड़ है मोटापा। ये मोटापा आपको ना केवल जोड़ों में दर्द, आपको हार्ट की प्रॉब्लम, एक आपको हाइपरटेंशन यानी कि आपको बढ़ा हुआ रक्तचाप, शुगर की प्रॉब्लम जिसको कि डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, कैंसर और स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मतलब अत्यधिक खर्राटे आना। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो लोग का वज़न ज़्यादा होता है उनको रात में सोते समय बड़े ज़ोर ज़ोर से खर्राटे आते हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद एकदम से चौंक के जग जाते हैं और उसके बाद फिर ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सांस पूरा नहीं आ रहा। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इन सब चीज़ों का यानी कि हाइपरटेंशन उक्त रक्तचाप, डायबिटीज़ यानी कि शुगर, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, और आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द, और शरीर में पथरियों का बनना, जैसे स्पेशली के जो पित्त की थैली में पथरी होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, उसका बनना, और शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और ये रात में आपको जो डीप स्नोरिंग होती है और जिसकी वजह से स्लीप एपनिया होता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का एक ही जड़ है और वो है अत्यधिक मोटापा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मोटापे ने करी है वो है शुगर को लेकर के। उसका कारण है कि हम लोग जितना शरीर में हमारा फैट है वो इंसुलिन उस पर काम नहीं करता। अब जितनी भी शुगर हमारे शरीर में है, आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको अक्सर अलग से इंसुलिन भी लेनी पड़ती है। उसका कारण ये है
कि जो इंसुलिन एक हार्मोन जो पैनक्रियाज हमारी शरीर में बनाता है, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इंसुलिन जो है ये चर्बी पे काम नहीं करती, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा मोटापा बढ़ने से जो प्रॉब्लम बढ़ रही है वो है कि बढ़ती हुई डायबिटीज़ की संख्या। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि शायद हमारा देश सन 2030 तक डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाए। इसका मतलब कि हमारे देश में डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज़ होंगे। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि इकोनॉमिक कॉस्ट निकालें, डायबिटीज़ के जब इतने सारे मरीज़ होंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट निकालें तो $330 बिलियन नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये डायबिटीज़ की कॉस्ट एस्टिमेट करी गई है। और इसमें से अधिकतर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जो कि मोटापे से डायरेक्टली संबंधित है। बहुत थोड़ी सी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, जो कि छोटे बच्चों में हो जाती है। अधिकतर तो जो डायबिटीज़ होती है वो मिडिल एज के आसपास, अधेड़ उम्र के आसपास आकर के होती है, जिसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं। और इसका डायरेक्ट संबंध जो है आदमी के शरीर में उपस्थित चर्बी से है, कितनी चर्बी की मात्रा से है। और इसका आप देख सकते हैं कि मोटापे का डायरेक्ट रिलेशन इससे है। सो किस कदर मोटापा जो है डायबिटीज़ को बढ़ा सकता है और हमारी ग्रोथ को और हमारे खर्चे को और हमारी हेल्थ केयर स्पेंडिंग को वो अफेक्ट कर सकता है। क्या मोटापे को अगर हम ठीक करें तो क्या डायबिटीज़ का भी ठीक होना संभव है? बिल्कुल है। इसीलिए ये आजकल के लिए सबसे ज़रूरी रिसर्च की बात यही है कि ये मोटापे को कम करना किस प्रकार से आपकी डायबिटीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर हम देखें तो ये मोटापा जो शहरों में बढ़ रहा है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण कई सारे हैं। एक तो शहरीकरण से जो है हमारी फिज़िकल एक्टिविटी में, हमारी दैनिक जो हम लोग कसरत करते हैं या जो चलते फिरते हैं, उसमें बहुत कमी आ गई। अब लोग जिसको देखिए या तो अपने स्कूटर पे, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे सवार होता है, गाड़ी में सवार होता है और चल देता है। जहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती, आपको एस्केलेटर से ऊपर जाइए, लिफ्ट से नीचे आइए। तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। और मॉल जाकर के हम करते क्या है, सीधे सबसे पहले खाने पीने की जगह पे जाते हैं, वहाँ बर्गर, पिज़्ज़ा और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। और सारी स्वादिष्ट व्यंजनों में जो है फैट की मात्रा बहुत होती है। तो ये सारे के सारे मोटापे करते हैं। साथ ही आप लोग देखेंगे कि घर के अंदर भी हम लोगों का चलना कितना कम हो गया। घर के अंदर का काम, आप अगर सोफ़ा पे बैठ जाए, बिस्तर पे बैठ जाए तो हाथ में रिमोट है, तो टीवी का वॉल्यूम कम करना है, धीरे करना है, आगे बढ़ाना है तो सब रिमोट से काम हो जाता है। आपको एसी चलाना है तो उसके लिए भी रिमोट है। कुल मिलाकर के हमारी फिज़िकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और हमारा खान पान बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि सबका मोटापा बढ़ रहा है। तो पहली बात सभी लोगों को ये समझ लेनी चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो बिना खाए पिए मोटा हो गया। तो पहली तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मोटापा जो है एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि हम कितनी एनर्जी खाते हैं और कितनी जलाते हैं, अब इन दोनों का बैलेंस है, एक तराजू की तरह है। अगर आपने खाया ज़्यादा और अगर आपने खर्च कम करा तो आपका वज़न बढ़ जाएगा, और अगर आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और खा कम रहे हैं तो फिर आपका वज़न कम होएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस की बात नहीं है, ये सभी लोगों को समझ लेना चाहिए। और हम तो इस बात पे एक्चुअली अपने कई मरीज़ आके कहते हैं डॉक्टर साहब हम खाते तो है नहीं लेकिन हमारा वज़न ऐसे ही बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर आप, हो सकता है आप 2 रोटी खा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप अपने 2 खानों के बीच में बहुत सारा नमकीन खा लेते हो। कब आपने 2 समोसे खा लिए उसके बारे में आपने ध्यान नहीं करा, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा करके पी ली उसके बारे में आपने हिसाब नहीं लगाया, रात में आप एक आइसक्रीम खा करके आ गए उसका आपने हिसाब नहीं लगाया। तो ये सारी चीज़ें, एक आइसक्रीम और एक समोसा मतलब आपके पूरा एक भोजन के बराबर आपने उसमें एनर्जी खा ली है। तो जितना हम लोग खाएंगे और जितना कम खर्चेंगे उतना मोटापा बढ़ेगा। और शहरीकरण में मोटापे का कारण यही है क्योंकि हम खा ज़्यादा रहे हैं और हम खर्च कम कर रहे हैं। गांव में लोग बाग पैदल चलते हैं, हल जोतते हैं, फील्ड्स में, खेतों में काम करते हैं,
और काफ़ी कुछ वो अपना खान पान में जो है उनकी इतनी फैटी चीज़ें नहीं होती, इतने तेल वाले पदार्थ नहीं होते। कई बार गेहूं की, बाजरे की रोटी होती है, या अलग अलग गांवों में अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं, तो इसलिए वो इतने मोटे नहीं होते। दूसरा, आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में एक और स्पेशल चीज़ है जो कि हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और उसका एक जेनेटिक बेसिस है कि कुछ लोग जेनेटिक बेसिस यानी कि उनकी शरीर की रचना ही ऐसी है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर माता पिता दोनों ही शरीर में भारी हैं तो अक्सर बच्चे भी शरीर में भारी होते हैं। तो इसके दो कारण हैं, एक तो शायद उनके घर में खान पान कुछ ऐसा है कि बच्चों का भी वजन बढ़ रहा है, और दूसरा ये कि उनका जीन्स जो कि हमारे शरीर की रचना को बनाते हैं, उनका जेनेटिक बेसिस ही ऐसा है जिसकी वजह से वो मोटे हो रहे हैं। सो बहुत सारे परिवार ही इस मोटापे की प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो इसको एक जेनेटिक बेसिस भी है। हम लोग इसको बोलते हैं दैट जेनेटिक्स लोड्स द गन बट एनवायरनमेंट इज द ट्रिगर। इसका मतलब कि आप जेनेटिकली तो शायद आप मोटापे की तरफ हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन उसको आप अपने एनवायरनमेंट से चेंज कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, यदि आप अपने खान पान पे ध्यान रखें, तो आप शायद इतने मोटे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उस पर भी ध्यान नहीं रखेंगे तो मोटापा बहुत हद दर्जे तक बढ़ता चला जाएगा। आजकल खान पीने की चीज़ें हर नुक्कड़, हर कोने, हर जगह पे आपको मिल जाएगी। शायद मेरे ख्याल से कुछ समय पहले तक इतने फूड आइटम्स की शॉप्स कहीं नहीं थी। दूसरा, जो एक सुपरमार्केट्स में और जो हो रहा है, एक सुपर साइजिंग हो रही है हर चीज़ की। आप देख रहे हैं कि पहले 10 रुपये का चिप्स का पैकेट था, अब 20 का आता है, और अब 30 रुपये का आने लगा। अब पहले आप कोल्ड ड्रिंक पीते थे तो 200 ml की शीशी में आती थी, 200 से उन्होंने 300 करी, 300 से 500 कर दी, 500 से और बड़ी शीशी 2 लीटर की कर दी। तो आप ये देख रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री हर चीज़ में। देखिए, ये एक मार्केटिंग है कि आप एक चिप्स का पैकेट लीजिए, आपको 20 रुपये का मिलेगा, आप 2 चिप्स के पैकेट ले लीजिए तो शायद आपको 18 रुपये के मिल जाए। तो हर चीज़ की सुपर साइजिंग हो रही है। तो ये सुपर साइजिंग से जब हम लोग सुपरमार्केट में चीज़ लेने जाते हैं तो आपको लेनी एक होती है, आप लेके 3 आते हैं। अब जब लेके 3 आएंगे, आप आधा लीटर की ही बोतल आपने अगर कोल्ड ड्रिंक की खरीद ली तो फिर आप क्या करेंगे? उसमें भी वो कहेंगे कि इसमें 100 ml और फ्री दे रहे हैं हम आपको। लेकिन कुल मिलाकर के ये सिर्फ आपकी आदतें बिगाड़ रहे हैं, आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं, और इसी चीज़ से हम लोग पूरा समाज ग्रसित है। इसको अमेरिका में जो चीज़ आज हम झेल रहे हैं, अमेरिका में 20 साल पहले यही सारी चीज़ें वो लोग झेल चुके हैं। इसको एक मार्केटिंग में ये एक बहुत वेल अंडरस्टूड फिनोमेना है जिसको सुपर साइजिंग कहते हैं। बर्गर से बड़ा बर्गर, पिज़्ज़ा से बड़ा पिज़्ज़ा, चिप्स से ज़्यादा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरीके की जब हमारा खान पान और आदतें रहेंगी और मार्केट फोर्सेस हमारे को ड्राइव करेंगी कि हम इस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम करें इस कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में, तो फिर मोटापा बढ़ना जो है वो तो ज़रूरी है ही है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये सब मोटापा जो सबसे ज़्यादा असर कर रहा है आजकल के बच्चों पर कर रहा है। तो जो स्कूल गोइंग किड्स जनरेशन है उन पे ये असर आ रहा है। दिल्ली में करी गई एक स्टडी के अनुसार 30% ऑफ द बच्चे जो किसी भी शहरी स्कूल में हैं, दिल्ली के किसी स्कूल में हैं, उसमें से 30% बच्चे, 10 में से 3 बच्चे जो हैं अपने वेट से ज़्यादा वे कर रहे हैं। और वो बच्चे जो कि इतने एक्टिव है, जो स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, उसके बावजूद भी शायद उनका एनर्जी इनटेक इतना ज़्यादा है कि वो दे आर ओवरवेट की तरफ वो लोग जा रहे हैं। बात ये भी है कि ये सिर्फ सीमित सिर्फ एक बहुत कोई उस वर्ग तक नहीं है कि बहुत ही जो लोग एफ्लुएंट क्लास है, जो लोग अमीर लोग हैं, उन तक सीमित नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है ये हर क्लास ऑफ पीपल में आ रही है। अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ जो आसपास के जो 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 लेस एफ्लुएंट लोग हैं उनकी भी खाने की आदतें बदल रही हैं। और इसका कारण ये है कि जैसे ही आदमी की आमदनी का स्तर बढ़ता है तो सबसे पहले वो अनहेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करना शुरू करता है। इसका मतलब कि जैसे ही आपके पास आमदनी बढ़ी तो आप साइकिल से सबसे पहले स्कूटर लेंगे,
स्कूटर लेंगे, सबसे पहले अपने परिवार को लेकर के बाहर खाने पीने के लिए लेकर के जाएंगे, और वहाँ जितनी सारी जो फैटी चीज़ें हैं, तो जितना चर्बी का, जो फैट का, तेल का कंजम्पशन है, वो जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ते हैं वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जितने भी अपकमिंग लोग भी जो हैं, जो कि शहरों में रह रहे हैं और धीरे धीरे जिनकी आमदनी की बढ़ोतरी हो रही है, उनमें भी ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक अमीरों की ही प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम पूरी समाज की है, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है ये। अब इसका क्या इलाज क्या है? अब ये मोटापा है, ये तो बात तो हमने मान ली और सब लोगों को दिखती भी है, और लेकिन इलाज क्या है इसका? इलाज है, क्यों नहीं है? इलाज ये है कि इलाज को अगर आप ये देख पाए, स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, इसका अगर अलग अलग दर्जे पे अलग अलग इलाज है। इसका मतलब कि जैसे जैसे आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलाज की प्रक्रिया बदलती जाती है। अब यद्यपि मेरा वज़न मेरे आइडियल बॉडी वेट से 5 या 10 किलो ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि मैं अगर अपने एक्सरसाइज करूं और अपने खान पान पे ध्यान रखूं तो मेरा वज़न कम हो जाएगा। अगर मेरा वज़न अपने वज़न से जो जितना होना चाहिए उससे 20-25 किलो ज़्यादा है, तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या किसी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी ऐसी कि अपना पूरा जीवन परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी ये मेहनत छोड़ूंगा तो वज़न बढ़ जाएगा फिर से। तो इसका मतलब कि यद्यपि आपका वज़न 5 से 7, 8, 10 किलो तक ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आप अपना वज़न अपनी मेहनत से, अपने खान पान पे ध्यान से, रेगुलर वॉक से, एक्सरसाइज से आप कम करके ले आएँ। अगर 15, 20 या 25 किलो तक ज़्यादा है, तो फिर भाई आपको जीवन परिवर्तन की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़े, वो शायद कुछ आपको दवाइयाँ, गोलियाँ भी दें, जिससे थोड़ा सा कुछ 2-4 किलो का कुछ फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन एंड रिजल्ट में आप ही को मेहनत करनी है। और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपका वज़न जो है अपने वज़न से 30, 35, 40, 50, 70, पता नहीं, लोगों का 100-100 किलो भी ज़्यादा होता है। यद्यपि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि वज़न अपने वज़न से 40 किलो से भी ज़्यादा है, तो फिर क्या करना है? क्योंकि उसके बाद हम 2-4 किलो वेट लॉस की बात नहीं कर रहे। उसके बाद तो जो हमारे को ट्रीटमेंट से जो वेट लॉस चाहिए वो कम से कम 25-30 किलो है। अब ये वेट लॉस कहाँ से आएगा? ये वेट लॉस आपके डाइटिंग या आपकी एक्सरसाइज से नहीं आ सकता। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग जिनको इतना वज़न बढ़ जाता है, उनकी उम्र अक्सर 45-50 के आसपास हो जाती है। उस समय पे उनके जोड़ जवाब दे जाते हैं और वो जो है इतनी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते कि वो अपना एक्सरसाइज से वज़न कम कर ले। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, जब आपको 40-50 किलो वज़न कम करना है तो उस दर्जे की एक्सरसाइज करने के लिए या तो आपको एथलीट होना पड़ेगा या फिर आपको कोई और प्रक्रिया ही अपनानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा मानना है कि जब आप वेट आपका बढ़ना शुरू होए तब आप अर्ली इंटरवेंशन करिए, यानी कि अपने वज़न को बराबर नापिए और उस हद दर्जे तक मत बढ़ने दीजिए कि आपको सिंपल डाइट एंड एक्सरसाइज से आपकी बात ना बने। तो एक बात तो ये, लेकिन दूसरी बात समझने की ये भी है कि जिन लोगों का मोटापा अगर वास्तव में इस हद तक बढ़ गया है, जिसको कि हम बोलते हैं कि पुरुषों में अपने वज़न से करीब 40 किलो ज़्यादा और महिलाओं में अपने वज़न से करीब 35 किलो ज़्यादा, अगर आपका वेट अगर ऑलरेडी इतना ज़्यादा है तो फिर आपके लिए कोई उपाय नहीं है। आपके लिए एक ओबेसिटी सर्जरी ही एक उपाय है, जिसको कि बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। ये बेरियाट्रिक सर्जरी दूरबीन पद्धति द्वारा करी जाती है। इसमें कोई चर्बी नहीं निकाली जाती, इसमें हम लोग आपकी आमाशय को, खाने की जो स्टमक होता है जिसको हम एनाटॉमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो कि फूड पाइप से खाना स्टमक में जाता है, हिंदी में आमाशय कहते हैं, आमाशय को छोटा कर देते हैं एक लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन द्वारा। कई बार अलग अलग किस्म के ऑपरेशन में हो सकता है कि आंतों को डिवाइड करके रीअटैच करा जाए, और ये एक बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन वे है फॉर मेजर वेट लॉस। यानी कि हम 5-7 किलो के वजन की बात नहीं कर रहे, एक तो मेजर वेट लॉस होना चाहिए, यानी कि 20 से 40 किलो के बीच वज़न कम हो जाए।
आपके अत्यधिक वजन का 80% वजन चला जाए, यानी कि कोई 40 किलो का अत्यधिक वजन है तो उसका 80% हुआ 32 किलो। और ना केवल ये 32 किलो आपका कम हो जाए, बल्कि ऐसा नहीं कि 2-4 साल के लिए, अगले 10 साल, 15 साल, इवन फॉर योर होल लाइफ, यानी कि आपके संपूर्ण जीवन में ये वेट लॉस मेंटेन रहे, तो दैट इज द सक्सेस फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। तो बेरियाट्रिक सर्जरी सबके लिए नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है, पर जिनके लिए ये इंडिकेटेड है उनके लिए ये एक बिल्कुल वरदान के रूप में है, क्योंकि उनको और किसी चीज़ का सहारा नहीं होता। और इसके बाद में आपका जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, शुगर की बीमारी है, उसका ऑलमोस्ट 80% क्योर हो जाता है। वज़न कम होते ही आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है, आपकी डायबिटीज़ है, आपके जोड़ों का दर्द है, रात में डीप स्नोरिंग है, ज़ोर से खर्राटे आना, इसका ऑलमोस्ट 80% तक क्योर हो जाता है। तो एक बहुत इफ़ेक्टिव मीन्स है, हर एक के लिए नहीं है, पर जिसके लिए है उसके लिए। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल है। हमारे यहाँ से पूर्व अमेरिका में पिछले 30-35 वर्षों से ये ऑपरेशन होता है, लेकिन पहले ये ऑपरेशन पेट में पूरा चीरा दे करके, पेट खोल करके करा जाता था। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि की होल सर्जरी की मदद से हम लोग यही ऑपरेशन बिना किसी पेट खोले करते हैं, और अंदर एक टेलीस्कोप डाल करके सामने पूरा पेट का पूरा जो व्यू है हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे आ जाता है। और हार्डली 4-5 जगह 2-2 टाके, सिर्फ 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर के कट आते हैं। तो इसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शायद बहुत जनता जान गई है, क्योंकि अब तो 1990 से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भारत में हो रही है, पिछले 22 साल से हो रही है और बहुत पॉपुलर हो गई। लैप्रोस्कोपी से मोटापे का ऑपरेशन हम लोग पिछले करीब 9-10 सालों से कर रहे हैं, और करीब 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन हम लोग इसके कर चुके हैं। और इसमें जहाँ तक रिस्क का सवाल है, तो कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है। किसी भी ऑपरेशन में, कोई भी आप ऑपरेशन करेंगे तो उसमें कोई जो एक थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, जो कि मेरे ख्याल से एक सड़क क्रॉस करने में ज़्यादा रिस्क है बनिस्बत के इस तरीके के ऑपरेशन कराने के लिए, प्रोवाइडेड आप राइट डॉक्टर को कंसल्ट करें, एक राइट सेंटर में ट्रीटमेंट कराएं जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। क्योंकि ये ऑपरेशन एक आम ऑपरेशन नहीं है जो कि किसी भी छोटे अस्पताल में या छोटे सेंटर में करा जा सके। इसके लिए आपकी पूरा हाईटेक फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है, इसके लिए आपका स्पेशली ट्रेंड सर्जन्स होना ज़रूरी है। और बात सिर्फ ऑपरेशन की नहीं है, ऑपरेशन के बाद में प्रॉपर डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से काउंसलिंग, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा पूरा एक्सरसाइज और डॉक्टर का रेगुलर फॉलोअप, ये बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है ये बेरियाट्रिक सर्जरी के। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि मरीज़ की और जो उनका मोटापे का सर्जन है, बेरियाट्रिक सर्जन है, उनका एक लाइफ लॉन्ग संबंध बन जाता है, क्योंकि आपके लिए बार बार आना, दिखाना और रेगुलर चेकअप में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको ये बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बताना चाहता था। इस बेरियाट्रिक सर्जरी के अलावा और क्या ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन मैंने आपको बताए। सबसे पहले तो अपना खाना पीना कम करें, कैलोरीज़ की मात्रा को रिड्यूस करें, और उसके अलावा आप जो है रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करें। तो बहुत लोग पूछते हैं कि कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हम लोग करें, तो उसका भी एक बहुत सिंपल तरीका है जो सबको याद रह जाएगा। उसका ये है, आपको हफ्ते में कम से कम 4 दिन वॉक पे जाना है। 4 दिन तो ज़्यादा नहीं है, और 4 दिन में आपको 40 मिनट वॉक करना है। 40 मिनट में आपको 4 किलोमीटर वॉक करना चाहिए। इसका मतलब कि यद्यपि अगर आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चलेंगे, तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर वॉक कर लेंगे। अगर आप इतनी स्पीड आपको रखनी है, वो ज़रूरी है, क्योंकि ये उस तरीके का नहीं है कि जी हम खाना खा करके थोड़ा रात में चहलकदमी करके आते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होएगा। आपको जो वॉक करना है, या बहुत लोग कहते हैं अरे हम ऑफिस में अपने बहुत चलते हैं, हम ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, या कोई गृहिणियाँ कहती है हम लोग सारे दिन घर में चलते रहते हैं काम करने के लिए, उससे वज़न कम नहीं होता। ये आप जान लीजिए, अगर आपको वज़न कम करने के लिए वॉक करना है तो आपको एक साथ करना पड़ेगा, उसी पर्पज़ के लिए करना पड़ेगा, और इतनी स्पीड पे वॉक करें कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाए।
तो 40 मिनट में 4 किलोमीटर कवर हो जाए। और हफ्ते के 4 दिन आप ये रेगुलर वॉक करिए, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखिए, तला हुआ मत खाइए, मीठा मत खाइए, कोई चॉकलेट्स नहीं खाइए, कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। जितने ये पोटैटो चिप्स आते हैं, वेफर्स आते हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, समोसा है, ये सारी पकौड़े हैं, मठरी, अचार, तेल, ये सारे खाद्य पदार्थ बंद करिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, सूप लीजिए, रोटी लीजिए, सब कुछ लीजिए। आपका खाने पीने में और कोई रुकावट नहीं है। आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा करके कोई मोटा नहीं होता। लोग मोटे होते हैं इन बाकी सब चीज़ों के खाने से। आप अपनी दाल, चावल, रोटी भले ही आप 3 खाते हैं, उसका 2.5 कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी सब चीज़ें खाइए, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, आप मोटापे से बचे रहेंगे। और अगर आपका थोड़ा ही वज़न ज़्यादा है तो शायद आप नॉर्मल हो जाएंगे। बस हमारी दरख्वास्त ये है कि यद्यपि आपका मोटापा इस हद तक बढ़ जाए कि आप अपने वज़न से 35-40 किलो ज़्यादा हैं और साथ में आपको बीमारियां जैसे शुगर, हार्ट डिजीज़, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, इस तरीके की बीमारियां भी हैं, तो फिर बेटर है कि आप एक मेडिकल हेल्प लीजिए। आपने बेस्ट ओबेसिटी सर्जन को आप कांटेक्ट करिए और वो आपकी मदद करेंगे। उसके लिए आप संकुचित ना फील करें। मेरे ख्याल से आज मैं आपको मोटापे के बारे में इतना ज्ञान देना चाहता था। अगर इसके बाद किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो मैं जवाब देने के लिए उत्सुक रहूँगा। तो आपने बताया कि खाना से कोई खास लाभ नहीं होता है, लेकिन जनरल लोग देखा गया है कि सामान्य तौर पे लोग सोचते हैं कि 4 रोटी खाते थे तो अब 3 रोटी या 2 रोटी खा लें, या एक टाइम का खाना नहीं खाए, पहले 3 टाइम खाते तो अब 2 टाइम खाते हैं, तो हमारा वजन लॉस होगा या कुछ हद तक अच्छे परिमाण होंगे। तो क्या ये करना सही है या नहीं? देखिए, मैंने बताया ये रोटी खाना तो ठीक है, रोटी से कोई बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं जाती हैं। एक रोटी में, आम रोटी जो हम बनाते हैं उसमें करीब 80 कैलोरी होती है। अगर आप रोटी को घी लगाते हैं तो शायद रूखी रोटी ले लीजिए, पर एक आध रोटी कम कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारा मोटापा उस चीज़ से बढ़ता है जिसके बारे में हम सोचते नहीं। बैठे बैठे हमने एक बाउल भर के नमकीन खा लिया, या कभी बाहर गए खाने पे तो हमने बहुत सारा तला हुआ पदार्थ खा लिया, या हमने कोल्ड ड्रिंक काफ़ी सारी पी ली, वो हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं, वो हमारी गिनती में ही नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोटापा आपको करती हैं। तो रोटी आप अगर 3 खाते हम लोग हैं। चर्चा करेंगे। एक दर्शक छत्तीसगढ़ से हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा वजन है मतलब 5 फीट 8 इंच हाइट है और एज 42 ईयर है। हाँ जी, 5 फुट 5 इंच हाइट है और 42 साल उम्र है आपकी। सवाल पूछिए। दुर्गेश वाजपेयी नाम है मेरा। हाँ जी, जी। वजन बताइए मुकेश जी आपका। तो मेरा वजन कितना होना चाहिए? देखिए, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया ना, 5 फुट तो मतलब 152 सेंटीमीटर हो वजन गया। कितना होना चाहिए दुर्गेश बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कैलकुलेट करने का तरीका। 5 फुट मतलब 152 सेंटीमीटर और 5 इंच का मतलब हो गया करीब 12.5 सेंटीमीटर। और तो मतलब आपकी 164-165 सेंटीमीटर हाइट है, आपका वजन 64-65 किलो होना चाहिए। मुकेश जी, आपको सुनाई दिया? आपका वजन करीब 65 किलो होना चाहिए। जी जी जी। 65 किलो के आसपास है तो ठीक है, वरना उनको हाँ कम जी। करने की कोशिश करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, 65 किलो के आसपास इनका आइडियल बॉडी वेट है। एक बार जो कैलकुलेट करते हैं फिर बता दें, ताकि जो दर्शक उस नहीं सुन पाए हों उस समय फिर से अपन कैलकुलेट जी हाँ, करना मैं सीख लें। कैलकुलेट करने का तरीका फिर से बता दूं। आप हम अपनी इसको हाइट। चर्चा करेंगे। एक झारखंड से दर्शक हैं, उनका हाँ। सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। मेरा अंडर वेट है, मेरा हाइट है 5 फीट 5'10" 5'10", और वजन है 50 किलो। वजन है 50, वजन 50 है, अंडर वेट है। अगर आपका 5 फीट 10 इंच हाइट है तो आपकी करीब 177 सेंटीमीटर हाइट हो गई, और वजन आपका यद्यपि सिर्फ 50 किलो है तो आप अंडर वेट की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि आपको अभी और अपना वज़न बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा न्यूट्रिशन बेटर लीजिए, आप अच्छे न्यूट्रिशनल फूड खाइए,
उससे थोड़ा वज़न आपका बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े यंग एज में रहते हैं, तो उनका वज़न कुछ भी खा लें वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि उस समय बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बड़ा हाई रहता है यंग एज में, और थोड़ा उसमें जेनेटिक बात भी होती है। और फिर जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ती है, अक्सर आप देखोगे जब जैसे 35-40 वर्ष की उम्र आती है तो अपने आप थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता है। देखने की बात यह है कि आपकी एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। कम वज़न होने से किसी को कोई बहुत भारी नुकसान नहीं होता है। समय के साथ आप खान पीन अच्छा खाएंगे, जब तक कि आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी ही ना हो, वो एक अलग सिचुएशन है कि आपको कोई टीबी है या कोई और कैंसर है जिसकी वजह से आपका वज़न फॉल हो रहा हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप अदरवाइज स्वस्थ हैं और आपका वज़न अपने वज़न से कम भी है, हालांकि आपका बहुत कम है, आपका तो होना चाहिए करीब 75-77 किलो, आपका 50 किलो है, तो मैं आपको यही गाइड करूंगा थोड़ा न्यूट्रिशन बेटर रखें, थोड़ा खान पान पे ध्यान दें, और एक बार हेल्थ भी चेकअप करवा ले तो हाँ अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आप अपना हेल्थ चेकअप करा लें क्योंकि आपका काफ़ी कम है। एक और झारखंड से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। हाँ जी बताइए सर। हाँ नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा हाइट सर 5.7 है सर, और मेरा वेट सर 59 to 63 के बीच में सर, ये 4 साल से वेरी कर रहा है सर, मतलब इसके बीच में कांस्टेंट रह रहा है सर। तो क्या सर ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा सर? नहीं, देखिए इंक्रीज डिक्रीज तो खैर कोई इसमें इस बात पे हम लोग कोई ध्यान नहीं देते कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अगर आपकी 5 फुट 7 इंच हाइट है तो आपका वज़न से आपका शायद थोड़ा सा ही कम होना चाहिए, आपका 68-70 किलो के बीच वज़न होना चाहिए, 5-6 किलो कम है, बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। मतलब इसमें कोई अच्छी बात है। आपको ये जानकर के दर्शकों को ये भी हैरानी होगी कि यद्यपि आपका वज़न, जिसको कि मैं बता रहा हूँ हद दर्जे का मोटापा जो मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, उसमें आदमी की लाइफ स्पैन 10 साल कम हो जाती है, तो आपका जीवन का जो वो है वो 10 साल कम हो जाते हैं। और अगर आप अपनी वेट से नॉर्मल हैं या स्लाइटली अंडर वेट हैं तो इट इज़ बेटर फॉर योर ओन बॉडी, तो आप ठीक है, बिल्कुल आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। 2-4-5 किलो का ऊपर नीचे, हाँ 2-4-5 किलो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परेशानी की बात नहीं है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आखिर क्या करना चाहिए सही। जैसे आपने बताया कि वीक में 4 दिन ज़रूर वॉक पे जाएं और 40 मिनट्स का वॉक करें ताकि 4 किलोमीटर कम से कम हो। तो एक लोगों को रूटीन में सबसे पहले तो ये शामिल करना चाहिए। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक गुजरात से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। 5 और मेरा वेट ये 42 किलोग्राम है, और मेरे को डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता है, तो वजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे को बहुत ठीक से तो सवाल सुनाई नहीं दिया, पर आपका क्या 42 आप बता रहे थे? हाँ, क्या 42 है, वेट 42 है। वेट 42 किलोज है आपका। हाँ। और हाइट कितनी बताई आपने? 5 फीट 5 इंच, और मेरी एज 18 ईयर है। 5 फीट 5 इंच पे 42 किलो, आप तो अंडर वेट है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास जितने दर्शक हैं वो मोटापे से कम ग्रसित है, और अंडर वेट शायद कम वजन से ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपका कम वेट है तो फिर आपको डायबिटीज़ के लिए आपको सिर्फ दवाइयाँ या इंसुलिन ही फ़ायदा करेगी। ये बेरियाट्रिक सर्जरी उन लोगों की डायबिटीज़ में फ़ायदा करती है जिनका कि वज़न अत्यधिक है, क्योंकि मैंने बोला कि जो शरीर में जो चर्बी जमा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो अगर आपका वज़न कम है और आपको डायबिटीज़ है तो आपके लिए तो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो आपकी डायबिटीज़ का इलाज जो है दवाइयों या इंसुलिन द्वारा ही करेंगे। एक और छत्तीसगढ़ से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जी जी पूछिए। मेरा हाइट है 5 फुट 4 इंच और मेरा वेट है 105 केजी। मैडम आपका 5 फुट 4 इंच हाइट है, इसका मतलब कि 162 सेंटीमीटर के करीब आपकी हाइट है और 105 किलो वेट है। जी तो हाँ। आपका वजन होना चाहिए करीब 60 से 62 किलो के बीच में, तो 62 किलोज आपका आइडियल बॉडी वेट है। अब आप अपने आइडियल बॉडी वेट से 43 किलोज अबव वेट है, तो मतलब
ऑपरेशन का जरूरत पड़ गया क्या सर? हाँ, अगर आपका 43 किलोज अगर आपका इतना अत्यधिक वजन है तो फिर आपके लिए सिर्फ बेरियाट्रिक सर्जरी या ओबेसिटी सर्जरी ही सॉल्यूशन है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इससे पहले आपने वज़न कम करने के कोई उपाय या कोई कोशिश करी है आपने कभी अपना वज़न कम करने की? सर अभी कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं सुबह में। नहीं, एक्सरसाइज में आप क्या करते हैं? वो मैनुअल मशीन है सर, उसमें 20 मिनट 10 मिनट चलते हैं और फिर वॉकिंग। आपने अपनी उम्र बताई तो शायद मैंने सुनी नहीं, एक बार उम्र बताइए। मेरी उम्र है 41 ईयर्स, 41 वर्ष आपकी उम्र है जी। तो देखिए 41 वर्ष आपकी उम्र है और जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं ये कोई बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है और घर के अंदर ट्रेडमिल पे 10 मिनट चलने से कोई बहुत वज़न लॉस नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, आपको कम से कम 40 मिनट के लिए वॉक करना है, सुबह शाम करें, और इतनी स्पीड पे करना है कि आप 1 किलोमीटर 10 मिनट में चल लें, और कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो मिनिमम है, न्यूनतम है। तो अगर आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन जितना रिजल्ट चाहें उतना ज़्यादा करें। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहती है, सुबह शाम वॉक करें, पूरे 7 दिन वॉक करें, अपना खाना कम करें। पर जब ये भी मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि आप कुछ भी कोशिश कर लें, हो सकता है आपका इतनी सब कोशिशों के बाद आपका 5 किलो 7 किलो कम हो जाए, लेकिन ये कोशिशें ऐसी नहीं हैं कि जिनको कि आदमी अगले 5 साल या 10 साल के लिए सस्टेन कर पाए। इतना लेवल ऑफ एफर्ट सस्टेन नहीं कर पाते लोग। इसीलिए अगर आपका यद्यपि अपने वेट से 40 किलो वज़न ज़्यादा है तो फिर आपको बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है। अच्छा, जिस आप बता रहे थे कि जो ज़्यादा ओवरवेट 30 किलो 40 किलो हो तो उनमें खास करके कई तरह के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, सांस का प्रॉब्लम या और अन्य प्रॉब्लम, डायबिटीज़। तो उस केस में जल्दी करा लेना चाहिए जिनके वो प्रॉब्लम हो, ताकि दूसरे प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। इस पर हम लोग करेंगे चर्चा। पहले हम लोग हरियाणा से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं हरियाणा से रमेश बोल रहा था। मेरी उम्र है 64 ईयर्स। 64 वर्ष उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 64 ईयर्स और मेरा वेट, मैं जब सुबह दौड़ता हूँ तो आधे घंटे में 4 किलोमीटर पार कर देता हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छा। आपका वजन नहीं बताया आपने? 40 मिनट वाली पूरी रहती कि नहीं हो जाती? वजन मेरा है अभी 68 केजी के करीब है। और आपकी लंबाई कितनी है? 68 केजी। नहीं, वेट 68 किलो है। हाइट कितनी है? 5 फुट 6 इंच है। तो ठीक है, आप तो आप बिल्कुल फिट है। आप बिल्कुल फिट है। आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, 68 किलो वजन है और आप 4 किलोमीटर आधे घंटे में दौड़ लेते हैं, तो यू आर कम्प्लीटली फिट पर्सन। कोई चिंता की बात नहीं। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। आपका स्वास्थ्य काफी अच्छी स्थिति में लग रहा है। ऐसे कंटिन्यू रखे, नहीं तो फिर। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू रखना जरूरी है, वो तो है। एक जीवन में अपनी एक परिवर्तन लाने वाली बात है। तो स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहे और बीमारियों से बचे रहें। खूब वॉक करें। वॉक बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। वॉक करने से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे को आजकल ये लगता है कि अपने खाने पीने पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बात मैंने बोली कि जिस तरीके से आजकल मार्केटिंग फोर्सेस आपको हर चीज़ ज़्यादा मात्रा में खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो एक बहुत चिंताजनक विषय है। अमेरिका इस प्रॉब्लम को झेल रहा है। एक और कॉल है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, उनका हम लोग सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मेरे को सर सिर दर्द की शिकायत बहुत रहती है। अभी बात हो रही थी आपसे कट गया। हाँ जी, पीठ दर्द की शिकायत रहती है। आपकी वेट मेरा आप बताए थे 65 होना चाहिए, अभी 80 किलो करीब है। उम्र 42 साल है। यद्यपि 65 किलो वजन होना चाहिए आपका और आपका वजन 80 किलो। आप
हाँ, अगर आपका वजन 65 होना चाहिए और यद्यपि आप 80 बताए किलो हो है, हाइट का। एक बार आप फिर से अपना सवाल पूछिए, उसके बाद हम लोग जवाब दे पाएंगे। जी, मेरे को डॉक्टर साहब सिर दर्द की शिकायत बहुत रहती है। वजन 80 किलो है, उम्र 42 साल है, हाइट 100 मतलब 5 फीट 8 इंच करीब है हाइट। हाँ जी, वो ठीक है। सिर दर्द तो की शिकायत, सिर दर्द की शिकायत का तो खैर हमारे कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। वजन आपका शायद अपने वजन जितना होना चाहिए उससे 10-12 किलो ज़्यादा है, तो उसके लिए तो जिन उपायों के बारे में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं, आप वो उपाय अपनाएं तो आपको फायदा रहेगा। सिर दर्द से इसका कोई लिंक हाँ, नहीं है। और मोटापे का सिर दर्द से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए आप जनरल फिजिशियन से चेकअप हाँ, करवा बिल्कुल लें। जनरल फिजिशियन से चेकअप कराएं अपना, किस वजह से आपको सर में दर्द रहता है, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो लोग मोटापा से ग्रसित हैं, सांस में कई तरह की बीमारियां भी उनको ग्रस्त हो चुका है, तो उस केस में जल्दी सर्जरी की ओर कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही अच्छी बात बोली। ये एक अमरिंदर जी ने एक ऐसी ज़बरदस्त रिसर्च वाली बात बोली है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं लोग हमारे पास बहुत देरी से आते हैं। माफ़ करेंगे, फिर एक सवाल है, मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका हम लोग उनसे डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसलिए आप। हाँ, तो मैं कह रहा था अक्सर हमारे पास अब जब शरीर में ये सारी बीमारियां बहुत ही अत्यधिक रूप से बढ़ जाती हैं कि शुगर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सब आपको हार्ट अटैक देने के लिए ये सारी बीमारियां बैठी हैं। तो ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ एक ऐसी दीमक जैसी बीमारी है जो कि शरीर में एक बार चालू हो जाए तो दवाइयाँ कभी इसकी सारी उम्र ख़त्म नहीं होती, और इससे होने वाले नुकसान बहुत सारे हैं। आपके गुर्दों को नुकसान होता है, आपके हार्ट को नुकसान होता है, और शायद ही शरीर का कोई एक ऐसा हिस्सा हो जिसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से नुकसान नहीं होता हो। अब हम लोग करते ये है कि हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए तो भागते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उस चीज़ को हम जड़ से ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। तो लोग जोड़ों के लिए भाग रहे हैं, जोड़ों बदलवा रहे हैं, पर वज़न इतना ज़्यादा है कि आपके नकली जोड़ भी फेल कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है आपसे सर, मतलब हम खाते पीते बहुत कुछ करते हैं, तो उसके आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद सवाल पूछें। हम सर ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि सर हम खाते पीते बहुत है, बहुत माफ़ करेंगे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हम सर ये कह रहे हैं कि जैसे हम खाते पीते बहुत हैं, उसके बाद काफी रोटी वोटी खाते हैं और चीजें खाते हैं, शरीर में कुछ लगता है मेरे, इसके बारे में बताइए सर। रोटी वगैरह खाते हैं तो क्या होता है? रोटी वगैरह सर खाते रहते हैं, लेकिन शरीर में कुछ नहीं लगता है। बहुत ही खिलाई तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन शरीर में कुछ नहीं लग पा रहा है। नहीं, ये फिर आप शायद कम वजन की प्रॉब्लम से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है बनिस्बत के मोटापे से। मैंने आपको जैसे कि पिछले एक कॉलर के लिए बताया कि यद्यपि अगर बहुत ज़्यादा वज़न कम नहीं है या कोई बीमारी नहीं है तो कम वज़न कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। शरीर पे नहीं लगना ये एक आम आदमी का एक्सप्रेशन है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है बॉडी में कि आप जो खाएं वो शरीर को ना लगे। मेडिकल भाषा में ऐसा कुछ नहीं होता, वो अंदर अपना प्रभाव छोड़ रहा है, उसके लिए आप चिंतित ना हो। राजस्थान से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, आप सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को पिछले एक साल से कब्ज है। कब्ज की शिकायत है? कब्ज संबंधित तो हमारा कार्यक्रम नहीं है, किसी और शायद कार्यक्रम में आपके इस प्रॉब्लम का इलाज निवारण हम लोग बता सके। आज तो हम लोग मोटापे को ही के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर भी कुछ कब्ज से दूर करने के कुछ नुस्खे जो हैं वो जान जाए। कब्ज दूर करने का सबसे अच्छा नुस्खा यही है कि आप बराबर इसबगोल की भूसी आती है, वो आप रात में 3 से 4 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला करके
रेगुलरली लीजिए, आपका कब्ज ठीक हो जाएगा। फाइबर डाइट्स, हाई फाइबर डाइट लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फल खाइए, फ्रूट खाइए, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और रात में इसबगोल लिया करिए, उससे आपका कब्ज ठीक रहेगा। और आगे हम लोग मेडिसिन पर कराएंगे तब उनकी समस्या को हल जरूर। तो डॉक्टर साहब हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे कि हाँ, वही मैं आपको चर्चा कर रहे थे कि अक्सर लोग बहुत लेट आते हैं, जब तक कि उनकी किडनी फेल कर रही होती है, उनका हार्ट डिजीज हो गई होती है, हार्ट अटैक हो गया होता है। इस स्थिति में हम अक्सर ऑपरेशन करने लायक भी नहीं रहते। एक हिमाचल प्रदेश से दर्शक अभी जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर और मेरा वजन कितना होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है? हाँ जी। बड़ा सिंपल है, 170 में से 100 माइनस करिए, आपका वजन 70 किलो होना चाहिए। प्लस माइनस 2 किलो 3 किलो इज ओके। 70 में से 2 कम और 2 ऊपर तक चलता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इस स्थिति में जब लोग इतनी लेट आते हैं तो ऑपरेशन करने की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो अगर लोग टाइमली ऑपरेशन अपना करा लें, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए व्हील एक बार बन गया, चक्का किसी ने एक बार बना दिया, तो अब हर आदमी को अपनी गाड़ी में लगाने के लिए नए सिरे से एक व्हील बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ एक आदमी के लिए प्रूव हो चुकी है वो सबके लिए ट्रू है। तो ये रिसर्च का एक बेसिस है कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो कैसे करना है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो लाखों ऐसे लोग होंगे दुनिया में जिनके लिए प्रूव हो चुका कि अगर वो अपने वजन से 35 से 40 किलो ज़्यादा है तो फिर ये डाइट और ये सब काम नहीं करेगी। वो आप अगर अपने आप को सोचते हैं कि आप कुछ अलग हैं, फिर ट्राई करना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं जब तक कि बीमारियां और आपके शरीर को ख़राब कर दे, तो उससे आपको सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। कानपुर से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, सवाल मेरा ये है कि मतलब हम अनेक चीज़ें का बहुत ही ध्यान रखते हैं, सबकी चीज़ें खाते रहते हैं, कम की रोटी दिन में खाते हैं, 5 रोटी शाम को खाते हैं। मेरा शरीर कुछ लग नहीं रहा है, बिल्कुल दुबली दिखते हैं। कुछ हम अपना शरीर बनाना चाहते हैं तो उससे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा शरीर थोड़ा नहीं बन सके। नहीं, मेरे ख्याल से इस बात का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं कि शरीर को नहीं लगने वाला एक बहुत ही आम आदमी का एक कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज टर्म है जिसका कि मेडिकल भाषा में कोई परिभाषा नहीं है इसकी। यद्यपि जो आप खाते हैं, अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, कैंसर या और कोई बीमारी नहीं है, तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो ज़रूरी पदार्थ हैं वो शरीर में अपने आप वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और शरीर में किसी भी खाद्य पदार्थ का नहीं लगना, ऐसा कुछ मेडिकल भाषा में इस तरीके की चीज़ होती नहीं है। तो आप अच्छा खाइए और एक्टिव रहिए। वज़न के बारे में चिंता करनी छोड़ दीजिए। और वज़न के बारे में उन्हीं को चिंता करनी है जिनका ज़्यादा वज़न है। कम वजन वालों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। और चिंता तब करें जब कोई परेशानी हो रही है, दिनचर्या में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल आपको यद्यपि उससे कोई और परेशानी है, सिर्फ इसलिए कि आपका वजन अपने वजन से 4, 5, 7 किलो कम है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर को, जब आपकी उम्र बढ़ेगी, कुछ बढ़ेगा, अपने आप शरीर में जो है चर्बी चढ़ेगी, तो उससे कोई फायदा नहीं है। चर्बी चढ़ा करके कोई आपको हेल्थ आपकी इम्प्रूव नहीं हो जाएगी। एक और उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उन सबका सवाल लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, हम पूछना कि मेरी लंबाई 165 सेमी है। 100 और वजन मेरा 55 kg है। लंबाई कितनी बताई आपने? हेलो सर, आपने लंबाई कितनी बताई अपनी? सर 165 सेमी। 165 सेंटीमीटर। हाँ सर। और वजन आपका है 55 किलो kg है। और वजन 55 किलो है। हाँ सर, लेकिन मेरा पेट निकला हुआ है सर, तो इसके लिए क्या करें? वो रेगुलर वॉक पे जाए, थोड़ा एक्सरसाइज करें और एब्डोमेन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेज होती है। आप किसी भी प्रॉपर जिम इंस्ट्रक्टर के पास जाएं या किसी प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं,
वो आपको पेट की मसल्स को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेस बताएंगे, उससे आपको मदद मिलेगी। योगा करें। हाँ जी बिल्कुल, आप किसी भी प्रॉपर योगा वालों के पास जाएं, जिम इंस्ट्रक्टर के पास जाएं, क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे। ये आमतौर पर समस्या देखा जा रहा है कि हम खाते हैं और लगता नहीं है, ये गलत धारणा है, इसको लोगों को निकाल देना चाहिए। और ख़ास करके कम उम्र में, जिस तरह से आपने बताया कि जब उम्र कम हो तो उस केस में होता है कि हम खा रहे हैं लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके कारण वो दिख नहीं रहा है कि हम हमारे शरीर पे। पहली बात तो आप ये जान ले, हमारे समाज में अभी तक लोग सोचते हैं कि शायद जो पतले लोग हैं वो कम हेल्दी है, जो मोटे हैं वो ज़्यादा हेल्दी है। तो पहली बात तो इसको आप इस गलत धारणा को दिमाग से निकाल दें, जो पतला है वो हेल्दी है और जो मोटा है वो अनहेल्दी है। एक बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। ठीक है जी, सवाल पूछिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी नमस्कार। बोल रहे मेरा पैर में दर्द हो रहा था, वो कैसे होता सर? टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद सवाल पूछे। ठीक है सर। हाँ बोलिए। जी पूछिए। अब बोले वो जो ठेवना के नीचे जो पैर है ना, मांस पीछे साइड में, उसमें जो फूला हुआ है उसमें बहुत दर्द करता है, वो कैसे होता है? इसके लिए तो आप नज़दीकी डॉक्टर से दिखाइए, उसके बाद इसी का इलाज हो सकता है। ज़रूर ज़रूर। कोई मेडिसिन के डॉक्टर से पहले उनसे संपर्क करिए, वो जो राय देते हैं उसके अनुसार अपना एक्शन लें। तो हम लोग अंडरवेट वाले के बाद लिए बात कर रहे थे, अंडरवेट को लेकर ज़्यादा लोग चिंतित हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला ना ये एक रूरल अर्बन डिवाइड है इंडिया में। तो इंडिया में हम लोग डबल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। जो लोग शायद गांव में रह रहे हैं, जो लोग शायद थोड़े रूरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स अभी भी देश में बहुत बड़ी हैं कि जो नवजात शिशु हैं वो मर जाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की, संक्रमित रोगों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जो प्रसव वाली महिलाएं होती हैं वो बच्चा होने के दौरान ही उनका किसी न किसी प्रॉब्लम से देहांत हो जाता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप देखें कि अगर पूरी ग्लोब में देखें कि जितने लोग का वज़न कम है और जितने लोगों का ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से आजकल के टाइम में वो बैलेंस्ड है। दुनिया में उतने ही लोग ओवरवेट है जितने कि लोग अंडरवेट है। वो करीब 2.1 बिलियन के करीब है। उतने लोग अंडरवेट है, उतने ही लोग ओवरवेट है। और इंडिया के पास एक डबल प्रॉब्लम है कि एक तरफ तो हमारी सरकार और हम लोग सब लड़ रहे हैं ये जो प्रॉब्लम, संक्रमित रोगों की प्रॉब्लम से, और दूसरी तरफ हमारे जो शहरों में निवासी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बड़े शहरों के निवासी जितने हैं, इन सब जगह जो है आपको हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्लीप एपनिया, गॉल ब्लैडर स्टोन, हर्निया, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनका कि मोटापे से संबंध है। तो हमारी पॉपुलेशन को दोनों ही तरफ से मार झेलनी पड़ रही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग उसकी बात ख़त्म करेंगे क्योंकि अब समय ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, तो जनरली देखा जाता है कि बच्चों को या जब लोग कम अंडरवेट हैं तो घी खाना, दूध खाना वो ज़्यादा कर देते हैं। तो क्या इस तरह के चीज़ों को ओवरडोज लेना सही है या उसके लिए उसका क्या वैकल्पिक आधार होना चाहिए? हाँ जी, ये भी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अक्सर चंडीगढ़ से हैं। लास्ट को प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ से दर्शक हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा हस्बैंड है, उनकी एज है 64, अंडरवेट है, वो 42 किलो वेट है उनका, और कभी कभी ना हार्ट बीट मिस हो जाती है। अंडरवेट है और हार्ट बीट खाते पीते ठीक है। आप वहाँ पे अपने लोकल किसी एक मेडिकल डॉक्टर को दिखाइए, और मेरे ख्याल से अगर हार्ट बीट मिस हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उनको एक कंप्लीट मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है। आप अपने उधर डॉक्टर को दिखाइए। इस ऐसे दूर से बैठ कर के इसके बारे में कोई भी राय देना ठीक नहीं रहेगा।
तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि ऊपर से घी या अन्य जो बिल्कुल, मेरे ख्याल से दो और अमरिंदर जी, आपके प्रोग्राम का माध्यम से मैं दो और एक भ्रांतियां हैं जिनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो बच्चों को ओवरफीड ना करें, क्योंकि ये चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितने मोटे बच्चे होते हैं ये बड़े होकर के भी मोटापे की तरफ चलते जाते हैं। हमारे बॉडी में फैट सेल्स जितनी बननी होती है वो बचपन में बन जाती है, उसके बाद उनमें चर्बी भरती रहती है। तो बच्चे जब तक एक्टिव हैं तब तक आपको उनको फीड करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को जितना उनको ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, हमारे यहाँ बहुत बार जो माएँ हैं वो अपना प्यार और अपना दुलार सिर्फ खाने में ही दिखलाती हैं, तो बच्चों को वो ज़्यादा फीड कर देती है। ये बच्चे बड़े होकर के मोटापे की तरफ जाएंगे और शायद आपने जो इनको प्यार और अपने दुलार से इनको जो आपने ज़्यादा खिलाया है ये शायद इनके लिए बड़े होकर के लिए प्रॉब्लम समस्या बन जाएगा। और दूसरा एक मैं कहना चाहूँगा सिर्फ कि जो लोग प्रसव वाली में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको भी आप न्यूट्रिशियस फूड खिलाइए। सिर्फ घी खिलाने से या घी वाले लड्डू खिला देने से कोई फ़ायदा नहीं होएगा, इससे भी मोटापा बढ़ता है। और बहुत सारी महिलाएं इस शिकायत के साथ हमारे पास आती है कि डॉक्टर साहब जब से हमारी डिलीवरी हुई उसके बाद से हमारा वेट बढ़ गया और अब कम नहीं होता। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि न्यूट्रिशियस फूड का मतलब सिर्फ घी या घी से बने हुए पदार्थ या ड्राई फ्रूट्स नहीं होता। न्यूट्रिशियस फूड का मतलब होता है हम लोग वेजिटेबल्स खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, हम लोग सारी दालें खाएं, पनीर खाएं, दूध लें और अपना पदार्थ को, अपने पूरे खाद्य पान को एक बैलेंस्ड डाइट लेकर के चले, वो सबसे ज़रूरी है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर सुमित आपको भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी अच्छी तरह से मोटापा के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोगों के सामने अपनी बात रखी और जो भ्रांतियां थी उसे दूर करने की भरपूर कोशिश की। तो इन शब्दों के साथ आज के लेक्चर को विराम देते हैं और आपको ये जानकारी भी देते कल हम लोग न्यूरोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे और विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे किस तरह से न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को हम लोग निबर सकते। और साथ में यह भी बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम सिर्फ आप लोग को जानकारी देना है, न कि इसके थ्रू आप इलाज करें। इलाज करने से पहले ज़रूर अपने नज़दीकी या निजी चिकित्सक से बात करें और तभी इलाज शुरू करें। आप आज का कार्यक्रम को विराम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।